नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सफलता के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। ठीक दोस्तों, एक बार सभी लोग आ जाइए ताकि इस सेशन को शुरू कर दिया जाए। सॉरी। और प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। और जल्दी से एक बार आ जाइए ताकि हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जैसे कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्ट्स पढ़े थे, और जो लेटेस्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने 1861, ठीक है, और ये सारे 1892 ये सारे एक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, सीक्वेंस से सारे एक्ट्स कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यदि इससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी हो तो सीक्वेंस से इसकी सारी वीडियोस को देखिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज हम मतलब आज का जो सेशन है वो एक्ट वाली सीरीज में लास्ट होगा। ठीक है, आज हम लास्ट एक्ट को करेंगे। ठीक, कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे पेन को थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अगला हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बहुत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट, यदि मैं कहूं कि अब तक का जितना भी एक्ट वाली क्लास थी उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्ट है वो 1935 का एक्ट है। तो उसी हिसाब से पूरी उसी एनर्जी के साथ क्लास को हम लोग एंजॉय करेंगे। ठीक। तो जो भारत शासन अधिनियम है, ये क्यों अब तक क्यों इसे मतलब सब जितने भी एक्ट्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके पीछे कारण है दोस्तों। कारण ये कि जो आज का जो हम संविधान देख रहे हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, उस 395 अनुच्छेद में से लगभग 321 अनुच्छेद सीधे सीधे हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम। आज हम वर्तमान में जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सारी चीजें देख रहे हैं, वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एक एक पॉइंट को, इसकी एक एक चीज को हम लोग क्लियर करेंगे आज के सेशन में। भारत शासन अधिनियम 1935 को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या चीजें हैं और ये भारत शासन अधिनियम 1935 किससे प्रभावित है। दोस्तों, 1930, 1931, 1932, 1930 से 32 में लंदन में 3 महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक, और इस गोलमेज सम्मेलन में जो भारत की जो शासन व्यवस्था थी या भारत का जो संविधान बनना था, तो भारत में संवैधानिक सुधारों की बात कही गई थी। इन तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भारत में जो है संवैधानिक सुधारों की बात कही गई थी। और इसी इसी संवैधानिक सुधारों की बात को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में देखेंगे। अभी हम लोग इस संवैधानिक सुधारों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। ठीक, तो ये इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था, प्रीवियस जो इसका पास्ट बैकग्राउंड था वो मैंने बताया। भारत शासन अधिनियम में किसकी संवैधानिक सुधारों की बात, भारत के संवैधानिक सुधारों की बात कही गई, कहाँ हुए थे ये बातें कहाँ हुई थी, ये बातें हुई थी गोलमेज सम्मेलन में, जो 1930 से 32 में 3 महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ठीक, चलें दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखेंगे।
ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम वर्तमान में बात करें तो 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में, ठीक, और संशोधन सहित 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक, 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान में है। इस 395 में से लगभग 321 सीधे हमने भारत शासन अधिनियम से लिए हैं, ठीक। इस 12 अनुसूचियों में से 10 अनुसूचियां, ठीक, 10 अनुसूचियां हमने जो है कहां से उठाई, वो भारत शासन अधिनियम से उठाई। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें जो शेष बच जाएगा वो हमने अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से लिया, आयरलैंड से लिया, रूस से लिया, जर्मनी से लिया, वो हमने विभिन्न देशों से लिया। तो भारत शासन अधिनियम से हमारा जो संविधान है वो सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित था, ठीक। इसके बाद बात करते हैं इस भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, इस भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो है वो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। डीआरकी को, द्वैध शासन को जो है वो समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया गया। मतलब द्वैध शासन को समाप्त किस बेस पे किया गया, ठीक, इसको जो है प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, इस द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, प्रोविंस में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो प्रांतों से समाप्त कर दी गई और केंद्र में लागू कर दी गई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसी के माध्यम से, इसी भारत शासन अधिनियम के माध्यम से संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी कि आज जो हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं वो इसी के माध्यम से इसका गठन किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी का संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसके माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके साथ साथ जहां भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में, अब तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है इस अधिनियम की वो ये कि इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसका अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई जिसे हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें इसमें निकल के आ रही हैं, तो सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अभी मैंने आप लोगों को बताया कि द्वैध शासन जो प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। इसके साथ साथ हम लोगों को यह देखना है, मैंने आपको बताया संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया यानी कि यूपीएससी का गठन किया गया। इसके साथ साथ स्टेट पीसीएस यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साथ साथ ज्वाइंट स्टेट पीसीएस का भी गठन किया गया, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। तो अखिल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस, राज्य लोक सेवा आयोग और एक राज्य जो के मतलब दो राज्यों का ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट सर्विस कमीशन की स्थापना भी इसी अधिनियम के माध्यम से हुई। यहां पे हम लोग एक चीज और देखेंगे, इस अधिनियम में एक चीज और देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 3 सूची, जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, वो देखा था। तो इन सूची का वर्णन भी, मतलब इन सूची को भी हमने भारतीय जो शासन अधिनियम 1935 है यहीं से उठाया था। इसकी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ये याद रखनी है दोस्तों कि 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूची का प्रावधान भी हमने इसी अधिनियम के माध्यम से पढ़ा था। उस समय जब ये भारत शासन अधिनियम था, संघ सूची के अंतर्गत 59 विषयों को रखा गया था, राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषयों को रखा गया था और समवर्ती सूची के माध्यम से 36 विषयों को रखा गया था। यहां अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास पढ़ी हो, प्रीवियस क्लास को ध्यान से समझा हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएं आप लोग कि वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं।
आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि वर्तमान में जो है वो कितने विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत और समवर्ती सूची के अंतर्गत। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं भी बता देता हूं आप लोगों को। वर्तमान में जो संघ सूची के अंतर्गत है वो 100 विषयों को रखा गया है। जो राज्य सूची है उसमें 61 विषयों को रखा गया है। और जो जो राज्य सूची है उसमें 51 विषयों को रखा गया है। और जो समवर्ती सूची है उसमें 62 विषयों को रखा गया है। ठीक, याद रखिएगा। संघ सूची में 100 विषयों को रखा गया है वर्तमान में, राज्य सूची में 51 विषयों को रखा गया है और समवर्ती सूची में 62 विषयों को रखा गया है। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। ठीक, तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और इसके अलावा एक चीज और, जब ये भारत शासन अधिनियम चल रहा था तो इस समय भारत शासन अधिनियम ये जो 1935 चल रहा था, इस समय जो भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय वो कौन था? जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत का वायसराय था वो कौन था? एनर्जी दिखाएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें, सही आंसर बिल्कुल बताएं ताकि आप लोगों का भी मनोबल बढ़े और मेरा भी मनोबल बढ़े। चलिए गुड। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो इस समय वायसराय था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अभी मैं बताऊंगा आपको अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय के हाथ में दे दी गई, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय को सौंप दी गई। अब ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है दोस्तों? मैंने आपको बताया संघ सूची वो विषय है जिसमें केंद्र सरकार वर्तमान के संदर्भ में अगर समझें तो संघ सूची मतलब केंद्र उस पर कानून बनाएगी, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि मतभेद हो जाए या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो केंद्र और राज्य में यदि मतभेद और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फाइनली जो डिसीजन होगा, अंतिम निर्णय होगा, वो केंद्र सरकार का होगा। इन सूची के अलावा भी यदि कोई अन्य विषय बच जाए तो वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आएगा। जैसे कंडीशन बने, अगर कोई इसमें शामिल ना हो तो और कंडीशन बन रही है तो वो हम अवशिष्ट शक्तियों में रख सकते हैं। तो वो उसकी पावर किसे दे दी गई? उसकी पावर जो है वो वायसराय को दे दी गई। याद रखिएगा, वो पावर वायसराय को दे दी गई। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस भारत शासन अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी अधिनियम के माध्यम से जो बर्मा है, जो बर्मा था, यानी कि आज हम इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक, जो बर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया गया, उसे भारत से अलग कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से जो है वो अलग कर दिया गया। ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। ठीक, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि लीडर्स ने दिए। वो क्या क्या है? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को बोला था कि ये अधिनियम एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। अब मान लीजिए ब्रेक है, ठीक, तो ब्रेक लगाएंगे तभी जब मतलब इंजन काम करेगा, तो समझ सकते हो मतलब इसे जो है यूजलेस बता दिया गया इस अधिनियम को। इसके अलावा इसे जो है, इस अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा गया, दास्ता का आज्ञा पत्र और गुलामी का अधिकार। ठीक, इस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक कार है, ठीक है, जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। इसी भारत शासन अधिनियम को, कमेंट से आप लोग अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, इसी को, भारत शासन अधिनियम को दास्ता का आज्ञा पत्र और गुलामी का अधिकार भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि यहां भी कहीं ना कहीं चीजें अभी भी मतलब वायसराय के हाथों में थी। ठीक, तो ये तो हुआ आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम बात करते हैं भारत का आखिरी एक्ट
भारत का आखिरी अधिनियम, जिसे हम लोग बोलेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस एक्ट के बाद भारत में अभी तक कोई भी एक्ट नहीं आया, मतलब फिर हम लोग स्वतंत्र हो गए थे। तो ये भारत का जो है वो आखिरी एक्ट था, आखिरी अधिनियम था। ठीक, ये क्या था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की खास बात क्या थी दोस्तों? इसकी खास बात ये थी कि ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित आखिरी अधिनियम, आखिरी अधिनियम। इसके साथ साथ इस जो अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, क्योंकि इसी अधिनियम के माध्यम से या इसी अधिनियम के तहत जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था, जो पेनिनसुलर इंडिया था, भारतीय जो उपमहाद्वीप था, उसको दो भागों में बांट दिया गया, संघीय भारत यानी कि भारत और पाकिस्तान। तो भारत को दो भागों में बांटा किस अधिनियम के माध्यम से? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत को जो है दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि इस अधिनियम में कह दिया गया था कि भारत में जो है वो ब्रिटिश राज को जो है समाप्त कर दिया जाएगा और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र यानी कि आजाद घोषित कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और एक संप्रभु राष्ट्र कहलाएगा। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात थी। इसमें हम लोग को याद ये रखना है कि जो अब से पहले जो एक्ट था यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें वायसराय का पद आया। अब यहां पर भी इस एक्ट के माध्यम से भी वायसराय के पद को समाप्त करके, वायसराय के पद को समाप्त करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से जो वायसराय पद था उसे अब क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, और इस गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति थी वो किसके द्वारा होती थी? कौन इसे अपॉइंट करता था? क्या इसके लिए भी कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था? तो हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था, उसको तो समाप्ति कर दिया गया था। उसकी जगह किसने ले ली थी? भारत राज्य सचिव ने। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति थी वो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा होती थी। किसके द्वारा होती थी? इंग्लैंड के सम्राट द्वारा, यानी कि जो इंग्लैंड का राजा होता था उसके द्वारा इस भारतीय गवर्नर जनरल की जो है नियुक्ति होती थी। ठीक, तो अब मुझे आप लोग बताइए, यहां आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र, चलिए ओरली में आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताइए स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल वो कौन था? जल्दी से बता दीजिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी गुड, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, स्वतंत्र, यह नोट कर लीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और वहीं अगर मैं बात करूं, सेम क्वेश्चन अगर ये पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। और वही अगर ये पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ये चीज आप लोगों को
याद रखनी है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ठीक, वेरी गुड। ठीक, सी राजगोपालाचारी। अब इस एक्ट के माध्यम से जो ये गवर्नर जनरल वाला है, इस वाली पोस्ट को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो है भारत में गवर्नर जनरल जैसे पद नहीं होंगे, याद रखिएगा। और ये एक चीज और याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों क्या हुआ था, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। 20 फरवरी 1947, 20 फेब 1947 को, उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा करी थी कि 30 जून 1947 को भारत को जो है वो स्वतंत्र मतलब आजाद घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस घोषणा का जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया? बहिष्कार करा और फलस्वरूप आंदोलन करा। मतलब वो इसके विरोध में थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे वो भारत को दो पृथक राष्ट्रों में देखना चाहती थी, भारत और पाकिस्तान। तो इन्होंने जो है इस घोषणा का जो है विरोध किया। विरोध स्वरूप इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। जब इन्होंने आंदोलन किया तो 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई कि 1946 में गठित जो संविधान जो सभा थी, वो जो संविधान बनाएगी वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो क्षेत्र अपने यहां उस संविधान को लागू ना करना चाहें। ठीक, तो फिर क्या हुआ कि और इसी 3 जून 1947 को मतलब भारत के विभाजन की बात कही गई। भारत के विभाजन की बात कही गई, मतलब भारत और पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान के विभाजन की बात कही गई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। इसी को ही माउंटबेटन योजना बोला जाता है। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है जरूरी है। तो जब 3 जून 1947 को घोषणा कर दी गई कि भारत जो है दो भागों में उसको जो है बांट दिया जाएगा, तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने जो है इस चीज को स्वीकार कर लिया। और फिर क्या आया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, तो इसमें ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना। इसमें दोस्तों, इसमें जो पृथक राष्ट्र हुआ, मतलब जो भारत से जो है, जो उस समय का भारत था, उससे जो है दो भाग किए गए। क्या? भारत और पाकिस्तान। ठीक, लेकिन याद रखिएगा, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह बात कही गई कि ये जो दो पृथक राष्ट्र मतलब जो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, इन दोनों क्षेत्रों में जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है, तब तक जो कानून है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही चलेगा। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान है, इन दोनों में जब तक संविधान नहीं बन जाता है, ठीक, तब तक इस देश की जो शासन व्यवस्था थी वो भारत शासन अधिनियम, ठीक, 1935 के द्वारा ही मतलब चलेगी। ठीक, तो ये दो महत्वपूर्ण जो एक्ट थे वो आप लोगों को आज मैंने कराए, और बहुत ही बारीकी से कराया मैंने, बहुत डेप्थ गहराई में जाके कराया। ठीक, तो इसके आप लोग वीडियो को, सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सेशन को, क्लास को लाइक कर दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि चैनल पॉपुलर हो और आप ही जैसे आपके और दोस्त भी इस क्लास से जुड़ सकें। ठीक, तो यहाँ आपको ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दी है, अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। वर्तमान संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने आपको बताया एक अखिल भारतीय संघ की जो है स्थापना इसी के माध्यम से हुई थी। शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा गया। संघ विषय को बांटा गया जो केंद्र सरकार के अधीन थे, प्रांतों को बांटा गया जो प्रांतों के अधीन थे, संवर्ती जो केंद्र और प्रांत के अधीन थे, और क्या क्या इसके विषय थे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक, केंद्रीय राज्य सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक, मतलब क्या था? प्रांतों में समाप्त कर दी गई और केंद्र में जो है इसे लागू किया गया। एक केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके साथ साथ प्रांतों को अधिक अधिकार दिए गए। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय, याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण बात, और जो आज हम जो सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं, आज हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। फेडरल कोर्ट, ये संघीय न्यायालय वही है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक,
बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। ठीक, यह अधिनियम नए भारतीय संविधान के स्थान पर आने तक प्रभावी था। ठीक, बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने इसे कहा था कि न तो ये हिंदू राज है और न ही ये मुस्लिम राज है, इस अधिनियम को। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को ये बोला था कि यह अधिनियम जो है वो दास्ता यानी गुलामी का घोषणा पत्र है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी तथा इस एक्ट को कहा अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की जो है इस अधिनियम को संज्ञा दी। वहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो यह योजना भारत की आजादी की अंतिम योजना थी। भारत को संप्रभु और स्वतंत्र घोषित किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। इसने भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषणा की मतलब बात की। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट, ठीक, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। वायसराय और राज्यपालों को जो संवैधानिक शासकों की उपाधि दी गई, क्योंकि नाम मात्र के रह गए थे, बाद में इस जो है पोस्ट को जो है समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकारें स्थापित करने की बात की गई। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद जो है समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। विधायी और कार्यकारी दोनों अधिकारियों को प्रत्यायोजित, दोनों अधिकारों को मतलब प्रत्यायोजित किया गया। इस एक्ट ने भारत को दो नए राष्ट्रों यानी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या फिर चाहें तो पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ये पूरी जो सीरीज थी एक्ट की, वो सीरीज आप लोगों की आज के सेशन में कंप्लीट हो गई है। आगे का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ये सारी सीरीज पढ़ेंगे। तो एक्ट की सीरीज को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो या अगर देख भी लिया और फिर भी कोई संशय हो, कहीं भूल रहे हो, तो ये इसकी जो है सारी जितनी भी अब तक क्लास हैं चैनल पर अवेलेबल, वो सारी मेरी सारी जो पॉलिटी की सीरीज है उसे प्लीज देखें। और यकीन मानिए 1 से 2 प्रश्न इस सीरीज से आते हैं और इतना इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आप लोगों को रिटर्न भी बताया है ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा है वो मैंने आप लोगों को कराया है। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग खूब अच्छे से इस सेशन को किया होगा और करेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे। इससे संबंधित यदि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में छूटता है या गलत होता है तो आपसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का होगा, क्योंकि मैंने इसो को तैयार करने में, पढ़ाने में काफ़ी मेहनत की है। तो मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे से अधिक मेहनत करें। ठीक, तो अगले सेशन में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ते रहिए। और प्लीज़ यदि अभी भी इस सेशन को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो मुझ तक पहुँचाएँ और प्लीज़ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।